get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो बच्चों, वेलकम टू एम फ्यूचर। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी इस क्वारंटाइन पीरियड का बहुत ढंग से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। आप इस क्वारंटाइन टाइम में अपने टाइम को वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई को और अपनी हॉबीज को भी क्या कर रहे होंगे, एम्फेसाइज कर रहे होंगे। तो ठीक है क्या? कल जो बेटा हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था डाइपोल और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो केवल हमने कहां निकाली थी? डाइपोल की एक्सिस पर और इक्वेटर पर, द्विध्रुव की अक्ष पर और निरक्ष पर। आज अगर वो जो बिंदु था जिस बिंदु पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी जो कि अक्ष पर या निरक्ष पर था, अगर वो बिंदु अक्ष पर या निरक्ष पर ना हो और कहीं और हो तो हमको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालनी है, इसके बारे में जानते हैं या वो सीखते हैं कि वो काम कैसे होगा। ठीक है क्या? आई होप आपने उतना पढ़ रखा होगा। तो कुछ चीजें होंगी जो मैं थोड़ी फास्ट करूंगा, कुछ चीजें मैं जो होंगी वो आपको समझा दूंगा। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, एक डाइपोल ले लेते हैं। और हम सभी को पता है डाइपोल के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। ये हमने डाइपोल ले लिया और हम मानते हैं इस डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है वो है O। क्या मान लिया मैंने? O। अब आपको पता होगा या आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा, और वो जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। कहां होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है क्या? अब हमने ये तो अगर पॉइंट यहां होता एक्सिस पर तो हम जानते हैं, अगर पॉइंट यहां निरक्ष पर होता या इक्वेटर पे होता तो भी हम जानते हैं। लेकिन मान लो पॉइंट ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे है, मान लो पॉइंट कहीं यहां पे, हम पॉइंट मान लेते हैं Q और थोड़ा पास ले लेते हैं पॉइंट को, और ऐसा मानते हैं कि जो पॉइंट Q है ये पॉइंट O से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। साथ ही दूसरी चीज जो याद रखने की है कि ये जो OQ लाइन है वो डाइपोल मोमेंट के साथ, ध्यान से देखना बेटा, डाइपोल मोमेंट कहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हाँ, तो ये जो OQ लाइन है ये डाइपोल मोमेंट के साथ मान लो कितना एंगल बनाती है? थीटा डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालें? या तो हम क्या करें, इस प्लस क्यू के कारण निकालें, फिर इस माइनस क्यू के कारण निकालें, फिर हम क्या करें, कैलकुलेशन करें, और वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। किया जा सकता है, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की डेरिवेशन वैसे ही करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेरिवेशन थोड़ी इजी है। देखो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, इस जो डाइपोल मोमेंट मेरा P है इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा। एक तो करूंगा OQ के अलोंग, OQ के अलोंग यानी OQ की दिशा में, और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहां पे बनेगा वो हो जाएगा P cos थीटा। ठीक है, और जो दूसरा कंपोनेंट P का होगा वो क्या होगा? P cos थीटा के परपेंडिकुलर यानी लंबवत, वो कौन सा होगा? P sin थीटा। अगर अब आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो जो हमारा Q पॉइंट है वो इस P cos थीटा, अच्छा देखो आपको पता है कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट का मतलब आप बहुत ध्यान से समझो बेटा, और यहां से आपको उनको समझ में आएगा कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट वही वेक्टर हैं जिन दोनों से मिलकर ये बना है, यानी कि जो P डाइपोल मोमेंट है वो P cos थीटा और P sin थीटा के मिलने से ही बना होगा। यानी P cos थीटा भी अपने आप में एक डाइपोल मोमेंट है और P sin थीटा भी क्या है? अपने आप में एक डाइपोल मोमेंट है, और जिन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो क्या है मेरे पास? P। ठीक है क्या? तो देखो मेरे पास दो डाइपोल मोमेंट आ गए, एक तो आ गया P cos थीटा और एक आ गया P sin थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूं Q को, तो जो Q पॉइंट है वो इस डाइपोल मोमेंट P cos थीटा के डायरेक्शन में देखो, यानी कि अगर ये P cos थीटा इस तरफ है, यानी कि ये जो लाइन है OQ ये इस P cos थीटा की अक्ष पर है, एक्सिस पर है। हाँ यार, जबकि
अगर मैं देखूं इस पी साइन थीटा को, तो पी साइन थीटा कुछ इस डायरेक्शन में है, जबकि क्यू यहां है, और हमको पता है कि पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के बीच में कितना एंगल होता होगा, 90 डिग्री एंगल होता है। तो पी साइन थीटा और ओक्यू के बीच में भी कितना एंगल है, 90 डिग्री। यानी कि जो क्यू पॉइंट है ये पी साइन थीटा की निरक्ष पर है, इक्वेटर पर है। कहां है, निरक्ष पर और या इक्वेटर पर। ठीक है क्या? अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पी कॉस थीटा के कारण इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा क्यू पर, फिर मैं पी साइन थीटा के कारण इसकी इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, और फिर क्या करूंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा। देखते हैं, चलो सबसे पहले मैं पी कॉस थीटा के कारण निकालता हूं। अब किसी डायपोल मोमेंट के कारण उसकी अक्ष पर, किसी डायपोल मोमेंट के कारण उसकी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2kp अपॉन में x क्यूब, जहां x डिस्टेंस थी, p डायपोल मोमेंट था, k कांस्टेंट है और 2 तो है ही है। लेकिन इस बार हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है वो p ना होके क्या है, p cos थीटा। ठीक है क्या? तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं p cos थीटा के कारण, और हमको पता है कि जो एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो डायपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन में आती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, E1, और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2k, p की जगह क्या आएगा, p cos थीटा अपॉन में x क्यूब। ठीक है क्या बेटा? अब देखो ये तो आ गया E1। अब हमें पता है जो p sin थीटा है उसकी, ये क्यों कहा है, p sin थीटा की इक्वेटर पर या निरक्ष पर। तो मुझे p sin थीटा के कारण निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और निरक्ष का जो सूत्र था वो था k p अपॉन में क्या, x क्यूब। ठीक है क्या? k p अपॉन में x क्यूब। साथ ही साथ मुझे आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी निरक्ष पर या इक्वेटर पर वो p sin थीटा के तो क्या थी, लंबवत, अपोजिट डायरेक्शन में थी, विपरीत दिशा में थी। अगर p sin थीटा कुछ इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होनी चाहिए इस तरीके से, यानी कुछ इस डायरेक्शन में, अपोजिट, यानी p cos थीटा के लंबवत 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 लंबवत, p cos थीटा के लंबवत यानी E1 के भी लंबवत, यानी p cos थीटा के परपेंडिकुलर यानी E1 के भी परपेंडिकुलर, और कुछ इस डायरेक्शन में। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी p sin थीटा के कारण वो आएगी कुछ इस डायरेक्शन में, और इसको हम मान लेते हैं क्या, E2। और अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो फॉर्मूला क्या था, kp अपॉन r क्यूब। तो देखो ये क्या बनेगा, k, p क्या था, डायपोल मोमेंट। इस बार हमारे पास डायपोल मोमेंट p ना होगी क्या है, p sin थीटा। तो ये क्या बन गया, k p sin थीटा अपॉन में x क्यूब। ठीक है क्या? अब बेटा हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 और क्या, E2 आ गई, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को सॉल्व करना आता है हम सभी को। वेक्टर एडिशन लगाएंगे, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा दोनों के बीच में एंगल, a और b के बीच में एंगल। हमारा a क्या है, E1 है, b क्या है, E2 है, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जो कि 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी ये वाली पूरी टर्म तो क्या हो गई, 0, बचा क्या, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, देखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, E1 का स्क्वायर यानी कि 2kp cos थीटा अपॉन में x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। क्या E2, ये रहा, kp sin थीटा अपॉन में x क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, kp ऑफ x क्यूब, kp अपॉन x क्यूब कॉमन निकाल लो, क्या बचा, kp अपॉन x क्यूब का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचा, यहां क्या बचा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, क्या बचेगा, kp अपॉन में x क्यूब अंडर रूट, ये हो जाएगा 4
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो कि पी अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलके क्या बनेगा 1। क्या हो गया के पी अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट Q। तुल्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु Q पर, जिसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जिसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन डाइपोल मोमेंट के साथ द्विध्रुव आघूर्ण के साथ थीटा कोण बनाती है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो E1 और E2 का ही क्या रिजल्टेंट थी। अगर मैं E1 और E2 में पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा तो कुछ रिजल्टेंट कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। हाँ यार, तो यही मेरे पास क्या है बेटे, R है। लेकिन इस R की डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है क्या, हाँ। तो हम अल्फा निकाल लेते हैं। अगर मेरे को अल्फा निकालना है तो बेटा आपको पता होगा सभी को कि जो फॉर्मूला होता है tan अल्फा का क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो क्या है E2 और बेस क्या है E1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी E2 अपॉन E1, यानी कि tan अल्फा बराबर E2। E2 की जगह क्या आएगा, kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब अपॉन में 2kp cos थीटा अपॉन में क्या एक्स क्यूब। kp से क्या था kp, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, tan अल्फा क्या बनेगा 1/2 साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। और क्योंकि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा tan थीटा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। ठीक है कि नहीं है। तो हमारे पास ये लेके आ गई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है क्या बेटो बच्चों, देखें आगे देखते हैं। चलो क्या, अगर देखो थीटा की वैल्यू क्या करें अपन 90 कर देते हैं। कितनी 90, यानी कि ऐसे ना होके कैसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आ गया लंबत आ गया तो कहां चले गए हम, निरक्ष पर, इक्वेटर पर। ठीक है क्या, तो देखो थीटा की वैल्यू करो 90, ये 90 हुआ तो 90 होते ही ये क्या हो गया 0, कॉस ये पूरा 0 तो ये पूरा 0, अंडर रूट के अंदर क्या बचा केवल 1, यानी 1 केवल क्या बचा आंसर kp अपॉन में एक्स क्यूब। तो इक्वेटर पे तो यही होता है फॉर्मूला। चलो थीटा की वैल्यू 0 कर देते हैं, 0 लिया है, यानी कहां पे अक्ष पर, थीटा की वैल्यू 0, 0 करो, cos 0 वैल्यू 1, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2 क्या बन गया 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, यही होता है अक्ष पर। यानी इस फॉर्मूले से आप अक्ष और निरक्ष दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो, लेकिन उन दोनों फॉर्मूलों के बिना ये वाला फॉर्मूला नहीं निकल सकता। ठीक है क्या, तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट किसी रैंडम पॉइंट क्यू पर। नेक्स्ट हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो हम अदर, अभी तो हमने कैसे निकाला था, पहले हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, फिर हमने 2 चार्जों का सिस्टम लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस बार अब हम क्या करेंगे, हर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को चार्ज देंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के कारण यानी सॉलिड बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हैव अ गुड डे।